महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में जो है वो जो गठबंधन है बीजेपी और एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, ये जो गठबंधन है ये बहुत आक्रामक है फिलहाल। और ये कोई कमी नहीं छोड़ेगा जो है दोबारा चुने जाने के लिए। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं और अभी जो है कल जो है इन्होंने फैसला किया है कि जो जो ओबीसी समुदाय है उसको लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि जो नॉन क्रीमी लेयर का जो मामला है उसमें जो एनुअल इनकम का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ा दिया जाए। यानी कि अभी तक क्या था कि 8 लाख आमदनी तक जो है उसको शामिल किया जाता था, लेकिन अब जो है वो उसको 15 लाख की बात कर रहे हैं वो, कि 15 लाख वाले जो हैं वो भी ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसका लाभ उठा सकें। ये जो है कहीं ना कहीं उनको जो है ओबीसी का जो है लाभ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है ओबीसी समाज को खुशी होगी और ओबीसी समाज जो है वो ज़्यादा मजबूती से जो है वो जो है एक वर्तमान सरकार के साथ बीजेपी और उसके गठबंधन के साथ खड़ा होगा। तो ऐसे भी और भी उपाय हो सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए भी इन्होंने जो है वहाँ पर एक जो है कुछ मंथली इनकम का एक मामला शुरू किया है। मैं उस स्कीम का नाम भूल रहा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना है और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है, तो इसी तरह से वहाँ पर भी जो है उन्होंने चालू किया है महिलाओं के लिए। और इस तरह की बातें जो हैं, तो महिलाओं का वोट, ओबीसी का वोट, इसके अलावा जो है उद्योग बाहर से ला रहे हैं। उद्योगों के मामले में जो है महाराष्ट्र जो है काफ़ी मतलब अग्रेसिव है। इसके अलावा जो उधर मुंबई में जो है, मुंबई के नज़दीक एक वाधवान एक बड़ा पोर्ट बन रहा है, बहुत बड़ा बंदरगाह बन रहा है, जिसका लाभ जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे पश्चिमी भारत को होगा। पूरे भारत को ही होगा वैसे तो, लेकिन तत्काल रूप में जो है चूँकि वहीं पे लोकल जो है कोई ज़मीनें भी नहीं छीनी जानी है, क्योंकि वो जो बंदरगाह है वो थोड़ा समुद्र के भीतर बनेगा और वहाँ से जो है मतलब जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको जो है काफ़ी काम मिलेगा और काफ़ी लंबे समय तक काम मिलता रहेगा उनको। और और इसके बदले में जो है फिर वहाँ पर ना किसी की ज़मीन जा रही है, ना किसी का कोई जो है वहाँ पर पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी माने समुद्र में थोड़ा भीतर ही वो बनाया जा रहा है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और वहाँ पर जो है जब अभी जो बंदरगाह बनेगा तब भी जो है उसका उसका फ़ायदा मिलेगा वहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि लोकल लोग जो है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में और हाई हाई स्किल्ड में जो है उनको उनकी दावेदारी ज़्यादा होगी। इसके इतर जो है फिर ये भी है कि जब वो पोर्ट शुरू होगा, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ से जो है माल की आवाजाही होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरे स्टेट को जो है इकोनॉमिक बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। तो इस तरह की बातें हैं, तो वर्तमान सरकार ने जो है अलग-अलग मोर्चे पर जो है काफ़ी गडकरी जी को जो है लगातार एक विकास पुरुष के रूप में जो है, गडकरी जी नागपुर से आते हैं, तो उनको एक विकास पुरुष के नाम पर और एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा नई-नई चीज़ों की बात करता है और पॉज़िटिव बात करता है, तो गडकरी जी का एक बहुत ही पॉज़िटिव एक छवि बना रखी है। हमेशा हँसते, मुस्कुराते और ईज़ी गोइंग है, और तो उनका भी एक असर पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस भी और नितिन गडकरी भी जो है ये इधर अपना जो विदर्भ का इलाका कहलाता है, नागपुर और इधर इस इलाके में काफ़ी उनका प्रभाव होगा। और राज ठाकरे का भी जो पार्टी है, उनका उनका जो है कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रतिस्पर्धा वाला उनका कोई व्यवहार अभी तक नहीं है भाजपा सरकार के प्रति, है ना? उन्होंने भी हाल में माँग किया था कि जो है मराठी को जो है क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया जाए, और उस माँग को जो है केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मराठी को लेकर के जो है महाराष्ट्र में काफ़ी एक विशेष पाया जाता है, एक अनुराग पाया जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक भाषा है, उसको भी उसका जो एक इकोसिस्टम है, उसमें एक इंटेलिजेंस है, उसमें एक छुपा हुआ एक विज़डम है, जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो है उसको जमा किया गया है। तो उसको लेकर के भी जो है बात हो रही है। मराठी में जो है वो फ़िल्में और लिटरेचर भी काफ़ी हैं, तो इसलिए क्लासिकल लैंग्वेज का दावा उनका बनता था और उसको जो है आखिरकार सरकार ने पूरा कर दिया है।
तो इस तमाम सारी बातें हैं और महाराष्ट्र में जो है एक तरह के शांति का माहौल है और वहाँ पर जो है जो ए एआईएमआईएम है वो भी काफ़ी एक्टिव है कुछ बेल्ट में और उसका अपना एक लॉयल वोट बैंक है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति दिख रही है महाराष्ट्र में जो है बीजेपी जो है वो काफ़ी जो है वो आक्रामक है, बीजेपी अपने गठबंधन को लेकर के और जो गठबंधन में शामिल नहीं भी हैं, मान लीजिए कि जैसे राज ठाकरे की पार्टी हो गई, तो उनको भी कहीं न कहीं जो है वो अपने साथ रखे हुए हैं या अपने खिलाफ तो कम से कम नहीं रखे हैं, है ना? ये स्थिति आज के रूप में है। अब ऐसे में जो है एक उम्र-दराज शरद पवार की पार्टी है उम्र-दराज हैं वो शरद पवार खुद ही वही चाणक्य माने जाते हैं, वही जो हैं उनको जो करना होगा वो करेंगे वो, है ना? आखिरकार ब्रेन तो उन्हीं का है, बुद्धि उन्हीं की है। उद्धव ठाकरे का कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि उद्धव ठाकरे में माने उद्धव ठाकरे का मामला ऐसा हो गया है कि उद्धव ठाकरे को लोग भले जानते ना जानते हों, लेकिन अब संजय राउत जो हैं उनको ज़्यादा लोग जानते हैं। तो संजय राउत जो है वो अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो अपना ऐसा तीखा बयान देंगे, तल्ख़ बयान देंगे कि उससे जो है खबर बन जाती है। और मीडिया के लिए जो लोकल वहाँ का मीडिया है, जो वहाँ के लोकल जो मीडिया के कर्मी हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो गया है कि संजय राउत कहाँ पर हैं, उनको 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 पकड़ो और 2-4 सवालों पे उनके जवाब ले लो, आपका काम हो गया। है ना? तो बड़ा आसान है, संजय राउत जैसे लोग अगर हों पूरे देश में तो मीडिया के लिए काम बड़ा आसान रहता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। संजय राउत को जो है कहीं पर उनको संपर्क करो और उनसे जो है 2-4 बयान निकलवा लो और वो जो है फिर वो इतने ऐसे बयान रहेंगे विवादास्पद टाइप के कि वो जो है वो चलते रहते हैं मीडिया में और उस पर जो है फिर प्रतिक्रिया आते रहती है। अभी संजय राउत ने कुछ बयान दे दिया था मध्य प्रदेश के बारे में तो वहाँ पर भी जो है सीएम साहब को खुद ही सामने आकर के जो है अपनी सफाई देनी पड़ी कि भाई लाडली बहना योजना तो चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है और हर महीने जो है वो बैंक खातों में महिलाओं के जा रहा है पैसा। तो ये जो है मामले इस तरह के चल रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो है शरद पवार के गठबंधन के लिए जो है कांग्रेस भी उसमें एक लायबिलिटी है। अब मोदी सरकार जो है या खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहते रहे हैं कि लोकसभा में भी उन्होंने कहा था जब नई लोकसभा बन के आई थी और पहली बार जब लोकसभा का सत्र बैठा था, तो उसमें भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को उल्लेखित किया था प्रमुखता से कि चुनावों को अगर देखें तो जहाँ-जहाँ पर जो है कांग्रेस के एलाइज़ हैं, जहाँ-जहाँ उनकी ताकत है, वहाँ तो वो जीत के आते हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ पर कांग्रेस की ताकत मानी जाती है, वहाँ पे कांग्रेस जो है सब कुछ लुटा देती है। कांग्रेस जो है वो खुद भी हारती है और अपने अपने एलाइज़ को भी ले डूबती है। और बिहार चुनाव में भी जो है इस तरह की बात देखी गई थी क्योंकि बिहार चुनाव में भी जो है उनको काफ़ी मतलब सीटें दी गई थी लेकिन उतनी सीटें वो जीत नहीं पाए और इस कारण से जो है गठबंधन पीछे रह गया। तो अभी जो है जैसा मैंने कहा कि बीजेपी काफ़ी आक्रामक है, बीजेपी जो है कोई हथकंडा बाकी नहीं रखेगी और सारे जो समीकरण हैं उनके पक्ष में हैं और ज़मीन पर हैं और इसके अलावा जो है उनके पास देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे लोग भी हैं जो कि ज़मीन पर काम करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक नज़र रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम तो चल रहा था कि भाजपा के प्रमुख बन सकते हैं वो। जेपी नड्डा के बाद जो हैं देवेंद्र फडणवीस का तो नाम चल रहा था कि वो बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इसके लिए भी उन पर विचार चल रहा है, यहाँ तक बात चली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो विपक्ष है वहाँ पर उसके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हैं और विपक्ष के लिए भी कोई एक वोट नहीं है जो उनके लिए है क्योंकि अगर वो सोचेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक वो मुस्लिम जो है उनको एक तरफ़ा वोट करेंगे, तो वैसा भी नहीं है क्योंकि एआईएमआईएम जो है या समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी हैं और इसके अलावा जो रामदास अठावले हैं, वो भी वहाँ पर हैं। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं काफ़ी दिक्कत है, जो विपक्षी जो है कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें काफ़ी दिक्कत है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शरद पवार जो हैं उनकी एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे हैं उनको भी ये कोशिश करना चाहिए कि कम से कम पार्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें और कोई बढ़िया सा नैरेटिव बनाएँ और कांग्रेस को जिस तरह से बदनाम कर दिया गया है बीजेपी द्वारा कि एक लायबिलिटी है ये अपने एलाइज़ के लिए, तो बेहतर ये होगा कि कांग्रेस के जो जो नेता हैं, जो समझते हैं कि उनकी ज़मीन पे पकड़ है, वो जो है कोई प्रांतीय पार्टी में चले जाएँ और वहाँ पर जाकर के जो है वो अपने असर-रसूख का फ़ायदा उठाएँ और अपनी पार्टी को दें और इस तरह से जो है वो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं।
यही एक एक तरीका बचता है। अगर जो है बीजेपी इतनी आक्रामक है और जैसा मैंने बताया आपको कि ओबीसी समाज को लेकर के उन्होंने बड़ा फैसला कर लिया है और निश्चित तौर पर जो है ओबीसी समाज का, महिला समाज का, उद्योग समाज का जो है, फ़िल्म उद्योगों में भी जो है काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस रहता है और फ़िल्म उद्योग के लोग जो हैं वो जिस तरह से बात करते हैं जो है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में या भाजपा के बारे में और जिस तरह से उनके आइडियोलॉजी को पर जो है काम कर रहे हैं वो, तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि जो है जो है वो बीजेपी काफ़ी मजबूत है सांस्कृतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी और इसके अलावा जो है एक प्रभाव के क्षेत्र के हिसाब से भी। तो अब जो है एनसीपी माने कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ पर जो वहाँ के जो बचे हुए हैं जिनका कि कुछ आधार है, जिनका कि कुछ प्रभाव है अपने क्षेत्र में, उनको चाहिए कि वो जो है इस बारे में गंभीरता से सोचें कि कांग्रेस में रह कर के उनका भला होने वाला है या कि वो शरद पवार की पार्टी में या उद्धव ठाकरे की पार्टी में जाकर के वो अपने अपने आप को बेहतर जो है अपना अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं, है ना? क्योंकि एकदम जो है मतलब विपक्ष विहीन जो जो महाराष्ट्र है या विपक्ष विहीन जो भारत है वो भी कोई अच्छा बात नहीं होगा। तो एक मजबूत विपक्ष के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर जो है वो ये कोशिश करें कि शरद पवार की पार्टी के साथ वो बात करें और वहाँ पर चले जाएँ। जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास आधार है, जनाधार है हमारे पास और हमारे पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं और उसको लेकर के जो है हम काम करना चाहते हैं और हमारे पास जो है महाराष्ट्र को लेकर के एक विज़न विज़न है। तो ये कहीं न कहीं उनको लाभ पहुँचाएगा और जो है एक एक अच्छा विपक्ष के रूप में जो है उभर पाएँगे वो और जो कांग्रेस की जो लायबिलिटी है, वो कहीं न कहीं उनको ढोनी नहीं पड़ेगी, है ना? और कांग्रेस को सीटें देंगे फिर वो कांग्रेस जो है वो हार जाएगी उन सीटों को तो इससे इससे जो है पूरे गठबंधन को जो है नुकसान हो सकता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि जो जो महाराष्ट्र के जो स्थानीय जो लोग हैं वो कोशिश करें कि वो शरद पवार की पार्टी में या तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो है वो अपने आप को अपना भविष्य देखें उसकी तरफ जो है सोचें, कोई बातचीत शुरू करें। अगर आपका जनाधार है और आप चाहते हैं कि जो है आपके बारे में बात हो, आपके जनाधार के बारे में बात हो, आपके क्षेत्र के विकास के बारे में बात हो, ना कि जो है कांग्रेस की जो पुरानी बातें हैं, कांग्रेस की जो नीतिगत जो एक बोझ है, वो आपके सर पे आ जाएगा, आपके पास जनाधार है लेकिन फिर भी जो है उस बोझ तले आप दब जाते हैं हमेशा, है ना? तो यही इसको जो है काउंटर करने की ज़रूरत है और जो काउंटर आप तभी कर सकते हैं जबकि आप शरद पवार की पार्टी में चले जाएँ या आप उद्धव ठाकरे की पार्टी में चले जाएँ। तो इसलिए जो है एक तरीका ये हो सकता है और जो भी लोग चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो उसको उसको चुनौती मिले कम से कम महाराष्ट्र में, उनको कोशिश करना चाहिए कि जो है वो जो है इस बारे में कुछ प्रयास करें, क्योंकि जो है जो जो ए एआईएमआईएम है वो भी काफ़ी मजबूत है वहाँ पर। तो ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के लिए कोई एक वोट बैंक है जो पूरी तरह उनको मिल जाएगा। एमआईएम जो पार्टी है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो वहाँ पे काफ़ी मजबूत है और वो भी जो है बड़े पैमाने पर वहाँ पे मुस्लिम वोट लेगी, है ना? तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी एक धड़ा जो है वो पूरी तरह से वोट करेगा कांग्रेस को और उसके उसके जो गठबंधन है। तो इसलिए एक एकमात्र जो तरीका है वो ये कि वोट बँटने से और जो जनाधार वाले नेता हैं, वो अलग-अलग पार्टियों में रह कर के बिखराव का शिकार हों, उससे बेहतर है कि वो सभी जो हैं वो एक बैनर, एक निशान पर लड़ें, उससे जो है समझ में आएगा कि हाँ, एक जो है चुनौती है बीजेपी गठबंधन के सामने। माने बीजेपी गठबंधन लेके चल रही है, जिसमें कि अजित पवार भी दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी दिख रहे हैं और उसमें भी जो और भी लोग हैं और जो जो बाकी जो है विपक्ष जो है, वो एकजुट दिखना चाहिए। तो एकजुट दिखने का तरीका यही है अभी कि कांग्रेस जो है काफ़ी कमज़ोर है, कांग्रेस जो है उसमें जो जनाधार वाले नेता हैं महाराष्ट्र के, वो कोशिश कर के और एक रणनीति के तहत जो है वो शरद पवार की पार्टी में चले जाएँ या तो फिर वो जो हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में चले जाएँ और वहाँ जाकर के जो है वो एक एक मज़बूत और एक स्वर में बात करने वाला विपक्ष के रूप में जो है वो स नज़र आएँगे, तो जो है कुछ चुनौती वो खड़ी कर सकते हैं बीजेपी के लिए, यही एकमात्र रास्ता दिखता है। तो ये जो है जो भी लोग सिविल सोसाइटी हैं महाराष्ट्र में, वो इस बारे में जो है अपने प्रयास कर सकते हैं कि जो है विपक्ष को जो है बँटना या विपक्ष का वोट जो है वो बिखराव का शिकार ना हो और कांग्रेस की जो लायबिलिटी है, कांग्रेस के बारे में जो बीजेपी बार-बार जो कहती है और उसके चलते जो है डाइवर्ट हो जाता है पूरा मामला, है ना? जो लोकल मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उससे मामला डाइवर्ट हो जाता है। अब महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र के मामले को लेकर के जो है बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी ही उठाएगी कि सावरकर पर जो है किस तरह के बयान दिए गए हैं, है ना? ये जो है लायबिलिटी बन जाएगा।
तो जो लोकल जो जो नेता है जिसने कि ज़मीन पर अपना आधार बनाया हुआ है, जिसने कि जनाधार बनाया हुआ है ना? उसको जो है ज़बरदस्ती जो है इस विवाद में खींचा जाएगा। उसको ज़बरदस्ती इस तरह के विवादों का सामना करना पड़ेगा। उसको कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के माने विवादों से जूझने की। आपका जो जनाधार है और आपका जो क्षेत्र है जहाँ पर कि आपने मेहनत किया है, वहाँ पर जो है आप आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या विज़न है, उसी पर बात होनी चाहिए। और ये जो है सावरकर वाले मुद्दे को लेकर के और बाकी जो ओबीसी का जो है मुद्दा, महिला के मुद्दा जो है और फ़िल्मों का मुद्दा जो है, अगर अगर बीजेपी जो है फ़िल्म उद्योग से जो है 4-5 बड़े-बड़े सितारों को उतार कर ले आई अब अपने 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 अभियान में, है ना? तो ये काफ़ी और फिर गडकरी और फडणवीस जैसे लोग हैं, वो काफ़ी पॉज़िटिव दिखाई पड़ते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा जो है वो एक्टिव रहते हैं, हमेशा जो है वो मतलब वो पूरे पूरे खेल पर नज़र रखते हैं वो। वो लोग पूरे खेल पे नज़र रखते हैं, वो कहीं कुछ चूकते नहीं हैं। तो इस जो चुनौती है, इसका सामना एक ही तरीके से हो सकता है कि भई जो बड़बोले नेता जो हैं सावरकर पर बड़े-बड़े बयान देके निकल गए, अब उसका लायबिलिटी किस पर आएगा? जो लोकल जनाधार वाला नेता है। उसका लायबिलिटी किस पर आएगा? जो लोकल जो जनाधार वाला नेता है, उस पर आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये बेहतर है कि अभी से जो है प्रयास कर कर के जो शरद पवार की पार्टी है या उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वहाँ जा कर के अपना भविष्य देखें और वहाँ जा कर के जो है आप अपने आप को बेहतर जो है पोज़ीशन कर पाएँगे और आप जो है बीजेपी पर हमलावर हो पाएँगे, बीजेपी पर आक्रामक आप हो पाएँगे। तो इस बारे में ज़रूर सोचा जाना चाहिए। इस बारे में वहाँ की सिविल सोसाइटी जो बीजेपी को चुनौती देना चाहती है, वो भी विचार करे कि भई शरद पवार के जो पार्टी है उसको मजबूत करना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। जो जो अ, अगर अगर महाराष्ट्र में जो है कोई अच्छा चुनाव होना है, कोई बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव होना है अगर अच्छा टकराव होना है वहाँ पर जो है जनता का सब ज़्यादा से ज़्यादा हित साधना है, तो उसके लिए जो है ये बेहतर उपाय हो सकता है।